हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप है कि आप सभी घर पे सही होंगे, है ना। और अपन अपनी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपने ये जो वर्ड आ रहा है करंट, ये आपके काफ़ी फेमिलियर है। आपने हर जगह सुना है कि करंट, हर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी करंट फ्लो करता है, आपके घरों में भी करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर अपन इस करंट की ही बात करेंगे कि करंट जो है आपके किसी इंस्ट्रूमेंट में फ्लो करता है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कि करंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अपने को, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए डिफाइन करें कि अगर आपको ध्यान हो, स्टार्टिंग में अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था, है ना। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज की बात की गई थी और चार्ज की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपके चैप्टर्स का डिवीजन था। तो जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था वो अगर आपको ध्यान हो तो ये चीज बताई थी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन या चार्ज की बात करते हैं, अगर ये किसी कांस्टेंट स्पीड से फ्लो करता है तो आपका जो चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इसी के अंदर था। मींस अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे चार्ज की ही, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। और बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करें अपन करंट, तो आपको अगर ध्यान हो कि करंट की जो डेफिनेशन होती है वो बेसिकली होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि आपके चार्ज की रेट ऑफ फ्लो कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट है रेट, ठीक है ना। कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे समझते हैं सिंपल सी, जो करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर एग्जांपल है सिंपल कि आपके पास मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है और वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी कंडक्टर में पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड में फ्लो करता है, ठीक है। तो आपकी करंट की वैल्यू हो जाएगी 1 कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को कहा जाता है एम्पियर, ठीक है। तो करंट की जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो एम्पियर होती है, और 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम पर सेकंड, ठीक। अब मान लीजिए इसी में बोलते हैं कि 1 कूलम को अगर मैं 0.1 सेकंड में फ्लो करता हूं तो आपका जो करंट आएगा वो आएगा 10 एम्पियर, ठीक है। यानी करंट की वैल्यू काफी ज्यादा हो गई। और डिपेंड यानी कि जो मेन चीज है वो क्या है, रेट, यानी कि पहले यहाँ पर 1 सेकंड था और मान लीजिए 0.1 सेकंड लेते हैं तो करंट के मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा चेंज आता है। यानी कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो करंट के फ्लो के, या सिंपल बोले चार्ज के फ्लो की रेट होगी, ठीक है। उसी रेट पे अपन आगे डिस्कस करेंगे, है ना। और कुछ चीजें और इसकी यूनिट्स वगैरह आपको बताई थी कि ऐसा यूनिट होती है करंट की एम्पियर, और 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकंड, ठीक। अब देखिए कि आपके पास जो करंट है ना, इसकी दो अलग अलग वैल्यूज, जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे है कि आपका पहला जो करंट आता है वो आता है एवरेज करंट, ठीक है। एवरेज करंट, एवरेज करंट का मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यानी कि अगर एवरेज की बात करते हैं, ठीक, तो किसी भी चीज का जब एवरेज निकाला जाता है तो आपको पता है कि कोई ना कोई टाइम इंटरवल गिवन होगा, है ना। तो किसी भी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो कहलाता है आपके पास एवरेज करंट। और जो दूसरा करंट है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपके करंट की वैल्यू कितनी है। और इसकी डेफिनेशन अगर देना चाहें तो I बराबर होता है dQ/dt, और यहाँ पर अगर मैं I एवरेज लिखना चाहूँ तो I एवरेज होगा आपके पास डेल्टा Q/डेल्टा, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये टाइम इंटरवल को डिनोट करता है, और जो आपके पास स्मॉल d/dt है ये क्या बताता है, स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करता है, ठीक। तो इन दोनों चीजों को फिर एक न्यूमेरिकल से समझते हैं तो आपको जल्दी समझ आएगा, अगर याद भी हो तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास चार्ज की इक्वेशन दे रखी है Q बराबर 2t + t² + 1, समथिंग कुछ इस तरीके से चार्ज की इक्वेशन दे रखी है कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कि अगर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, आपसे पूछा गया कि एवरेज करंट बताइए t बराबर 1 सेकंड से t बराबर मान लीजिए 5 सेकंड के लिए, ठीक है। t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 5 सेकंड, यानी कि जो आपका टाइम इंटरवल है डेल्टा t, यानी कि t2 - t1 दैट इज 5 - 1 यानी कि 4 सेकंड, ये आपका टाइम इंटरवल हो गया, ठीक। तो एवरेज करंट की डेफिनेशन पे चलते हैं कि आपका जो एवरेज करंट है डेल्टा Q/डेल्टा t, यानी कि इस टाइम पर चार्ज की क्या वैल्यू है और इस टाइम पे चार्ज की क्या वैल्यू है जो आपको गिवन है ना। तो एवरेज करंट की बात करें डेल्टा दैट इज Q2 - Q1 अपॉन T2 - T1, ठीक है। तो Q2 की वैल्यू क्या होगी,
t बराबर कितना सेकंड 5, तो यहाँ पर 5 पुट कर देते हैं तो कितना होगा 5 × 2 10 प्लस t स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 1, तो ये कितना हो गया टोटल आपके पास Q2 36 कूलाम। अगर कूलाम में चल रहा है तो Q1 की बात करते हैं, Q1 का मतलब टाइम आपका कितना 1 सेकंड, तो यहाँ पर 1 पुट करो तो कितना आएगा 2 + 1 + 1 दैट इज 4 कूलाम, है ना। तो आपके पास आई एवरेज हो गया T2 Q2 - Q1 दैट इज Q2 है आपके पास 36 और Q1 है आपके पास 4 और टाइम इंटरवल है T2 - T1 दैट इज 5 - 1, तो ये हो गया आपके पास 32/4 यानी कि 8 एम्पियर। ठीक है, ये करंट की एवरेज वैल्यू है 8 एम्पियर। और इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं यहीं पर, तो इंस्टेंटेनियस के लिए आप जानते हो कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ही होता है। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि अपन इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं तो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है। जैसे यही इक्वेशन गिवन है आपको और आपसे बोला कि फाइंड आई एट t = 2 सेकंड, तो लिखने का तरीका भी ध्यान रखें। जब इंस्टेंटेनियस करंट पूछेगा तो आपको टाइम की कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, जैसे यहाँ पे 2 सेकंड। अगर एवरेज पूछता तो फिक्स है, आपको टाइम इंटरवल गिवन होगा। और इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो आपको डेफिनेशन में कैसा लिखा मिलेगा, फाइंड एम्पियर करंट एट t = 2 सेकंड, तो यानी कि I की वैल्यू लिखें तो dq/dt। ठीक है, और dq यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा 2 + 2t, 1 का क्या हो जाएगा 0 और t की वैल्यू क्या पुट करनी है अपने को 2 सेकंड, तो आपका करंट आ गया 2 + 4 यानी कि 6 एम्पियर। ठीक है, तो ये चीज तो कहलाती है आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट और दूसरी चीज ये कहलाता है आपके पास एवरेज करंट। ठीक है ना, और ज्यादातर अपन क्या बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट की ही बात करते हैं इसमें। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ध्यान होगा तो अगर आपको मान लो कोई भी इक्वेशन दे रखी है, कुछ भी न्यूमेरिकल दे रखा है और आपसे पूछा कि फाइंड करंट, क्या लिखा ओनली फाइंड करंट, कुछ नहीं बता रखा कि एवरेज वैल्यू निकालनी है या कौन सी वैल्यू निकालनी है, तो आपको हमेशा ही आई इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अपन ने पहले मैकेनिक्स में डील कर रखा है कि अगर कोई भी वर्ड नहीं दे रखा हो, आपको सिंपल पूछा फाइंड वेलोसिटी, फाइंड स्पीड, या जैसे यहाँ पर आ गया फाइंड करंट, तो यानी कि करंट की बात की है, कुछ नहीं लिखा, मतलब आपको इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है। ठीक, एवरेज करंट के बारे में कहेगा तो फिक्स है, आपको बोलेगा कि फाइंड एवरेज करंट इन गिवन टाइम इंटरवल, है। तो ये तो बेसिक एग्जांपल और आपको सबको समझ आता होता है। मैकेनिक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स किए अपन ने, बस क्वांटिटी चेंज होती थी। यहाँ पे करंट की बात करते थे, वहां पर अपन स्पीड वेलोसिटी की बात करते थे या स्पीड की बात करते थे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि जैसे आपके पास है कि करंट कैसे फ्लो करता है, इस करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो ध्यान से समझना इसकी थ्योरी कि किस तरीके से करंट फ्लो करता है और क्यों करता है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पर सीखेंगे ना। तो थ्योरी है करंट की, भाई किसी भी कंडक्टर के अंदर आपके करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो सिंपल समझते हैं, ध्यान रखें कि मान लिया आपने कोई कंडक्टर लिया है ना, मान लिया आपके पास ये कोई कंडक्टर है। अगर कंडक्टर है तो फिक्स है, अगर न्यूट्रल कंडक्टर है तो टोटल चार्ज क्या होगा 0। लेकिन क्या टोटल चार्ज का मतलब क्या है, इस पर नेट चार्ज 0 है क्या, नहीं होता ऐसा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, तो नेट चार्ज क्या आता है 0। पर इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे आपके पास, है ना, ये चीजें। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, और अपन जानते हैं कंडक्टर की डेफिनेशन आपको बताई थी कि कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि कंडक्टर्स जिसमें चार्ज है वो फ्री टू मूव होते हैं। चार्ज क्या होते हैं, फ्री टू मूव, यानी कि इस कंडक्टर के अंदर अगर चार्जेस हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, फ्री हैं पर मूव कर रहे हैं, फ्री टू मूव कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। अब आपकी जो डेफिनेशन है करंट की, उसमें क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जब रेट होती है, यानी कि चार्ज फ्लो करता है तो करंट जनरेट होता है। लेकिन इस वाले कंडीशन में आप देखोगे कि आपके पास नॉर्मल कोई भी मेटल कंडक्टर है ना, तो उसमें करंट कोई फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसकी थ्योरी अपन वो यहाँ पे डील करेंगे है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए था कि अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो फिक्स है, करंट भी आना चाहिए, है ना। अगर आपका चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट भी आना चाहिए, पर आप देखते हो कि आपके घर में जो भी मेटल है उनके अंदर आपको करंट की वैल्यू या कोई करंट फील नहीं होता। क्यों नहीं होता, जबकि अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर फ्री टू मूव है। तो इसकी थ्योरी है, इस थ्योरी को समझे किस तरीके से कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होने के बाद भी करंट कंस्टिट्यूट नहीं करते। ठीक, तो होता क्या है, देखिए ध्यान से कि आपके पास मान लीजिए करंट है और आपको सिंपल ध्यान होगा जो करंट की डायरेक्शन होती है, तो करंट की डायरेक्शन है आपके पास वो है क्या,
opposite to direction of flow of electrons, opposite to direction of flow of electrons, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट मूव करेगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे समझे कि जिस अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो फ्रंट मूव करे इस तरीके से, यानी कि सिंपल ई पॉजिटिव लेते हैं तो यानी कि ये इधर मूव करेगा, ठीक है क्या। अब तो डायरेक्शन जो अपन बोलते हैं ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप ऐसे ध्यान रखें कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका करंट होगा। तो आपके लिए आसानी होगी, आपको बार बार इलेक्ट्रॉन्स नहीं ड्रॉ करने पड़ेंगे, अपन पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेंगे और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में ही करंट को कंसीडर करेंगे। ये बात समझना ध्यान से कि आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है रियलिटी में तो यही होती है, ये रियल चीज यही है कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है। पर अपन समझने के लिए मान लेते हैं कि आपका पॉजिटिव चार्ज है, फिक्स है, वो इलेक्ट्रॉन के जस्ट ऑपोजिट फ्लो करता है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो आप यही मान के चलेंगे यहाँ पर कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करता है, ताकि अपने पास समझने में आसानी हो जाए। पर रियल यही होता है, ठीक है क्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट ही आपका करंट चलता है ना। अब यहाँ पर आते हैं वापिस कि जैसे ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, तो करंट कंस्टिट्यूट क्यों नहीं होता। तो ध्यान से समझें कि जैसे मान लिया आपके पास इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करेगा, रैंडम पाथ लेगा, हो सकता है जैसे ये इस तरीके से मूव कर रहा है और वापस अपनी ही पोजीशन पे आ जाता है ड्यू टू कोलिजन्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कोलिजन्स की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है, ठीक है, वापस क्या होता है उसी पॉइंट पर पहुंच गया। तो यानी कि यहाँ पर जो करंट का जो डिस्प्लेसमेंट है नेट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है, 0, ठीक है। ध्यान रखना है, थ्योरी है, इसको आपको उसी तरीके से समझना है। कोई जैसे समझाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से कि कंडक्टर्स के अंदर अगर वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं है या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट नहीं है तो आपका करंट क्यों नहीं फ्लो करता है ना। तो कैसे समझाया गया कि कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने के लिए, वो कुछ भी पाथ लें, रैंडम पाथ लेते हैं, कोलिजन्स की वजह से पाथ चेंज होता रहता है और फाइनली जब इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स के थ्रू कैसा भी पाथ लेता है फाइनल अपनी पोजीशन पे ही पहुंच जाता है, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज ये क्या हो गया, 0। पर अब मान लीजिए आप किसी कंडक्टर में एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया आपने, और एक्सटर्नल फील्ड का मतलब होता है अगर इस कंडक्टर की लेंथ L है, समझे ध्यान से, तो आपको ध्यान होगा जो पोटेंशियल होता है वो E डॉट L होता है, ठीक है क्या, E डॉट L आपने पढ़ा था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, E डॉट L, यानी कि फील्ड लगाने का मतलब क्या है, इस कंडक्टर के अक्रॉस अपन ने कोई एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक बैटरी लगा रखी है ना, ठीक है। रियलिटी में आगे जाके अपन इसको बैटरी बोलेंगे, मान लीजिए इसका वोल्टेज V है या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का, V। तो इस बैटरी के V की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक फील्ड जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि आप फील्ड यहाँ लगा रहे हो, तो फील्ड लगाने का तरीका क्या है कि कंडक्टर के अक्रॉस आप क्या कर रहे हो, एक वोल्टेज सोर्स लगा रहे हो। जैसे आपके घर का फैन है, जब तक आप स्विच ऑन नहीं करते वो चलता ही नहीं। क्यों नहीं चलता, क्योंकि आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं। जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो उस कंडक्टर के अक्रॉस क्या हो गया, एक फील्ड जनरेट हो गया, किसकी वजह से, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से, है ना। अब जैसे वोल्टेज सोर्स लगाते थे तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे जो मूव कर रहे थे रैंडम डायरेक्शन में और वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच रहे थे, तो उसके पाथ में हल्का सा चेंज होता है। जैसे इसी पाथ को समझे, दोबारा ध्यान से देखें कि यही पाथ है ना, इस बार होगा क्या, ठीक है, इस बार आपका जो इलेक्ट्रॉन था है ना, वो यहाँ मतलब अपने पाथ को कंप्लीट करने के बाद वापस उस पोजीशन पे ना आके थोड़ा सा दूर चला जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर चार्ज की पोजीशन में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास, चार्ज की पोजीशन में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। ये कब हो रहा है, जब आप फील्ड लगा रहे हो एक्सटर्नल फील्ड। और एक्सटर्नल फील्ड कैसे लगाते हैं, विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ध्यान रखिए कहीं फील्ड आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि फील्ड आएगा आपके पास वोल्टेज सोर्स से या पोटेंशियल डिफरेंस से। तो वोल्टेज सोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद आपके पास हुआ क्या,
चार्ज का डिस्प्लेसमेंट आ गया। पहले बिना फील्ड के चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, लेकिन जैसे आपने फील्ड लगाई तो चार्ज का कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपको क्या मिलता है, करंट मिलता है। कब, जब आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगाते हो, ठीक है क्या। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, है ना। तो ये बेसिक है कि किसी भी न्यूट्रल कंडक्टर में जो किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं है तो उसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो 0 आती है। क्यों, क्योंकि चार्ज का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। हालांकि चार्ज इंटरनली क्या कर रहा है, मूव करता रहता है, उसका जो पाथ होता है रैंडम जिगजैग होता है, और क्या होता है, जिगजैग होने की वजह से वापस अपनी पोजीशन पे ही आता है। लेकिन जब फील्ड लगाते हो तो इस चार्ज में हल्का सा डिस्प्लेसमेंट आता है, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, ये आपको मिलता है और इसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है। अब एक और चीज, अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फिक्स है, उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, ठीक है। और ये जो स्पीड होती है बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, ध्यान रखें। जो आपके पास स्पीड की बात करें ना कि वेलोसिटी की, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज जब बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर मूव कर रहा था किसी कंडक्टर में तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना। अब यहाँ पर देखें, अब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे 0, अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी की बात करता हूँ तो ये तो क्या है, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं कोई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो 0 नहीं आती। क्यों, क्योंकि आपके पास स्लाइट डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो नॉन जीरो। और इसी वेलोसिटी की, जैसे अपन ने बात की थी, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो वेलोसिटी है नॉन जीरो, इसी वेलोसिटी के कारण क्या होता है, आपके पास करंट कंस्टिट्यूट होता है किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। अब और आगे बढ़ाते थोड़ा सा इसको देखें। अब इस वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को भी आपने टर्मिनोलॉजी, इसका एक नोमेनक्लेचर दे रखा है जो अपन पढ़ेंगे, है ना, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बेसिक से डिफरेंस समझे कि आपके पास अगर कोई न्यूट्रल कंडक्टर हो, किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं है तो करंट क्यों नहीं फ्लो करता है, ये इसकी थ्योरी है, ये एक्सप्लेनेशन है इसका, कि चार्ज अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है लेकिन उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 की वजह से आपका चार्ज अपनी पोजीशन को छोड़ के कहीं पर भी नहीं गया, है ना। और इसके अंदर जो चार्ज की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन इस केस की बात करें तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। लेकिन जब फील्ड लगाते हैं तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, नॉन जीरो। क्यों, क्योंकि चार्ज की पोजीशन में स्लाइट डिफरेंस आता है, यानी कि बोलते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपकी वेलोसिटी नॉन जीरो होती है और उस वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसका नोटेशन जो दे रखा है वो होता है v, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप vd से डिनोट करते हैं ना। अब देखिए आगे, और एक और चीज का ध्यान रखें कि कंडक्टर के अक्रॉस फील्ड लगाने का मीनिंग है कि आपने उस कंडक्टर को किसी ना किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर पे क्या होता है, फील्ड आता है ना। उस फील्ड की वजह से जो भी चार्ज है उसमें स्लाइट डिस्प्लेसमेंट आता है और उसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से कंडक्टर के अंदर करंट कंस्टिट्यूट होता है, ठीक है। और अब मैंने कहा कि अब आप इलेक्ट्रॉन लेके सिंपल किसको समझेंगे, पॉजिटिव चार्ज की थ्योरी को लेके समझे, क्योंकि रियल में तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट ही करंट फ्लो होता है। खैर, और तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है ना। तो अपनी थ्योरी उससे सेट हो जाती है। तो अपन पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे कि आपका जो भी कैलकुलेशन है डायरेक्शन ऑफ करंट है वो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ही करते रहेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक। अब एक और अजम्पशन होता है इसके अंदर, क्या अज्यूम होता है अजम्पशन, इसका ध्यान से सुनिए, कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप फील्ड लगाते हो तो उस कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या चार्ज होते हैं पॉजिटिव चार्ज, वो एक रैंडम पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, जैसे इस तरीके से। ये अजम्पशन है, ध्यान रखें। और यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हैं, नेगेटिव नहीं कंसीडर कर रहे, ठीक है। पर रियलिटी में जो करंट कंस्टिट्यूट होता है नेगेटिव चार्ज की फ्लो की वजह से होता है, ठीक। तो जैसे ही मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक अजम्पशन है जो थ्योरी में लिया जाता है। क्या अजम्पशन है कि जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो या फिर कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स लगाते हो तो जो आपके चार्जेस है वो एक तरह से एक पैटर्न में अरेंज होते हैं और इसकी वजह से जो फील्ड आया तो ये आगे की ओर मूव करना चालू कर देते हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये अजम्पशन है, ध्यान रखें। और वेलोसिटी कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि जो आपका चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है और उस वेलोसिटी क्या बोलते हैं आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है क्या।
तो इस तरीके से ये जंक्शन है, ध्यान रखें कि आपके पास जैसे कंडक्टर के अक्रॉस आपने कोई फील्ड लगाया, तो फील्ड की वजह से जो चार्ज है वो रैंडम से ना होकर सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं और सभी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक और चीज समझने वाली है यहाँ पर कि जैसे आप जानते हो कि आपके पास चार्ज है और आपने बाहर से फील्ड लगाया, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो होता है Q इंटू ई, यानी कि E इंटू जो आपके पास चार्ज कितना है यहाँ पर E ले रखा अपन ने, ठीक है, और फील्ड की वैल्यू मान लो E, ये कितनी आएगी V बाई L, क्योंकि V बराबर E डॉट L, यानी कि जो चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है E इंटू E। अगर फोर्स लग रहा है तो फिक्स है, एक्सेलरेशन क्या आएगा इसका E बाई m। अगर एक्सेलरेशन आया तो अपन कैसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। ध्यान रखें आपने जो थ्योरी है, जो इसकी थ्योरी समझा रखी है, इसमें क्या मानते हैं कि जो आपका चार्ज है कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है, लेकिन आएगा जाएगा किसकी वजह से जाता है, फील्ड की वजह से। अगर फील्ड लग रहा है तो फिक्स है, उस पर एक फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर और फोर्स की वैल्यू होगी E बाई m, तो वहां पे उसका एक्सेलरेशन भी निकल के आएगा। पर जब एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो इस चीज को कैसे समझाएगा, ध्यान से सुनना कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन है फिर भी अपन वेलोसिटी को क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, पर रियलिटी में क्या एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसको कैसे समझाया कि आपका जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है या सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, अपन इसको मान के चलते हैं, ये जैसे इस पर ये फोर्स लगता है तो इसके पास ये एक्सेलरेशन आता है, तो ये आगे की ओर बढ़ना चालू करता है ना। और अगर मान लो इसके आगे पाथ में कोई नहीं तो धीरे धीरे आगे जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। पर होता कि जैसे ही इस चार्ज में फोर्स लगा, आगे क्या होगा, दूसरा चार्ज होगा उसके साथ कोलाइड कर जाता है, यानी कि इसकी वेलोसिटी बढ़ते ही दूसरी बार टकराते क्या होगा, ये रेस पर आ गया और इसकी एनर्जी इसको मिल गई तो ये आगे चलने लग जाएगा। फिर जैसे ही आगे जाएगा दूसरे कोलिजन, दूसरे चार्ज से टकरा जाएगा, फिर अगला तीसरे चार्ज से, यानी कि ये कोलिजन कंटिन्यू होते रहते हैं और इसकी स्पीड जो बढ़नी थी वो क्या होती है, एकदम से किसी एक वैल्यू पे आके रुक जाती है। और रुकते क्या होगा, यानी कि वो कोलाइड करके दूसरे से, और कोलाइड कर गया तो फिक्स है अपनी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, और ये फिर क्या करेगा, चार्ज आगे वाले चार्ज से टकराएगा। तो इस तरीके से यानी कि एक्सेलरेशन होने के बाद भी जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती है ये दूसरे चार्ज से कोलाइड कर जाता है, ठीक है ना, उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो अपन क्या करते हैं, इन्हीं सभी का एवरेज लेके मानते हैं कि आपका जो चार्ज है वो किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। ध्यान रखें फिर बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन होने के बाद भी यहाँ पे चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट होती है, ड्यू टू कोलिजंस, ड्यू टू कोलिजंस। जैसे चार्ज की स्पीड बढ़ने लगेगी वो आगे जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से या दूसरे चार्ज से टकरा जाएगा, टकराते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो इसी तरह से अपन सभी का एवरेज लें, इन सभी चार्ज की जो वेलोसिटीज आती हैं जो आगे मूव करता रहता है, इनका एवरेज लें तो आपको एक वेलोसिटी मिलती है जो अपन ने कहा था वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यानी कि सिंपल बोले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, एवरेज स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स विद इन द कंडक्टर ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स या ऑन अप्लाइंग वोल्टेज सोर्स। ध्यान रखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द चार्ज, इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द चार्ज विद इन द कंडक्टर ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड which is called drift velocity, ठीक है। इस तरह से नहीं कि इसको बोल सकते हो आप एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हो। सभी चार्जेस की अगर वेलोसिटी ले अपन, है ना, और उसका एवरेज निकाले तो वेलोसिटी की जो भी वैल्यू आती है उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं लिख देता हूं, हालांकि मैंने बोल भी दिए 2-3 बार, आपको समझ भी आ गई होगी। तो एक तरह से क्या कह रहे हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, एवरेज velocity of charges within conductor on applying external इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, आप चाहे तो वोल्टेज लिखिए, आप चाहे तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से ही रिलेटेड है। तो समझ आए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि चार्ज का किसी भी कंडक्टर के अंदर जो भी चार्जेस है आपके पास, वो एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद जो वेलोसिटी आती है और उन सभी का एवरेज लें तो वो चीज कहलाती है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। आप समझते हैं कि करंट की वैल्यू निकालें, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू
क्या होगी। तो इधर देखें, कोई चीज समझ ना आए वीडियो पॉज करके दोबारा से सुने ताकि आपके पास क्लैरिफिकेशन होगा थोड़ा सा, है ना। अब देखें कि मान लिया आपके पास एक कंडक्टर है, करंट की वैल्यू निकालते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए। ध्यान सुनो, ये मान लिया लेंथ है आपके पास L, ठीक है क्या, और इसके अक्रॉस आपने फील्ड लगा रखा है E, ठीक है, और E की वैल्यू हो जाएगी V/L। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अब कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे आपको ध्यान रखना है, इसके लिए एक टर्म डिफाइन की जाती है स्मॉल n। क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपके पास जानते हैं अगर ये मेटल कंडक्टर है तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी मेटल का बनकर और उसका मास भी सफिशिएंट होगा, और आप जानते हैं एक मोल में 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो बहुत सारे ज्यादा होते हैं चार्जेस इसके अंदर। तो यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं उन्हीं के लिए, n बराबर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स विद इन गिवन वॉल्यूम, विद इन गिवन वॉल्यूम, विद इन गिवन वॉल्यूम, ठीक है क्या, कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने बोल दिया ए क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो उसकी लेंथ L है, तो n क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स विद इन गिवन वॉल्यूम, ठीक। अब देखें तो यहाँ पर अगर n यानी कि चार्ज नंबर ऑफ, अब छोटा लिख देते हैं हम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विद इन गिवन वॉल्यूम, ठीक है क्या। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आपके पास हो गया n इंटू वॉल्यूम, n इंटू वॉल्यूम। तो आपका नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आ गए कितने, n इंटू वॉल्यूम, ठीक। तो आप देखते हैं इस कंडक्टर के अंदर कितना करंट होता है। तो ये बेसिक चीजें आप लिख लें एक बार, इसको साफ कर रहे हैं ताकि अपन करंट की वैल्यू निकाल सकें। अब देखिए ध्यान से कि आपको इस कंडक्टर के अंदर करंट निकालना है कि मान लीजिए मैंने t बराबर 0 पे कोई भी क्रॉस सेक्शन बनाया यहाँ पे, या t बराबर t पे बोल दीजिए आपके पास कि t बराबर t पर, है ना। यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन पे मान लीजिए कुछ चार्जेस है आपके पास, मान लीजिए E, ठीक है, और थोड़े टाइम इंटरवल के बाद t प्लस dt, यानी कि स्मॉल इंटरवल टाइम के बाद आपके पास जो चार्ज कैरियर्स है या जो चार्ज है वो कहां से कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहां पर चार्ज पूरी जगह पर आपके पास कंडक्टर में, समझने के लिए ध्यान से सुनना कि किसी भी टाइम t पर मैंने कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लिया, यहां पे कोई चार्ज प्रेजेंट है, और स्मॉल टाइम इंटरवल t प्लस dt पर आपके जो चार्जेस यहां थे वो यहां पर फ्लो कर गए, यानी कि यहां पर आ गए। तो इस dt टाइम में आपका कितने चार्ज कैरियर्स फ्लो करें, ध्यान रखना। मान लीजिए लेंथ है आपके पास dl, छोटी सी लेंथ बोल देते हैं dl। तो dt टाइम में नंबर ऑफ चार्जेस डेट क्रॉस दिस सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन को कितने चार्जेस क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इस dt टाइम में कितने चार्ज इस वाले dl लेंथ को क्रॉस करके यहां पर पहुंचे, क्या ये वही चार्ज होंगे कि जितने चार्जेस इस रीजन के अंदर, जितने चार्जेस इस रीजन के अंदर होंगे वो क्या होंगे, भाई यहाँ पर चार्ज है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आगे चार्ज, यहाँ पर भी चार्ज होंगे। तो मैंने कहा कि t टाइम पे कुछ चार्ज मैंने यहाँ पर कंसीडर करे और t प्लस dt पे चार्ज आपके यहाँ पर पहुंचे, यानी कि dt टाइम में जो चार्ज इस वाले के आगे थे वो तो इसको क्रॉस करके आगे निकल ही चुके होंगे, ठीक है। तो समझ आई बात, यानी कि इस dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस dl लेंथ के अंदर, जो चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, और उसके बाद इस क्रॉस सेक्शन के अंदर जो भी चार्जेस यहाँ प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्रॉस करके इस क्रॉस सेक्शन के आगे निकल गए होंगे। तो इतने से क्रॉस सेक्शन के लिए अगर मैं चार्ज की या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकालना चाहता हूँ जिसकी डेफिनेशन है n इंटू वॉल्यूम, तो इस dt टाइम में आपके पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है और इसकी लेंथ कितनी है dl, तो ये हो जाएगा अपने पास a इंटू dl, a इंटू dl, ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आ गया आपके पास। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज हो जाएगा NaDl, सिंगल चार्ज की वैल्यू E है तो टोटल चार्ज कितने हैं, तो इसको E से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल चार्ज हो गया इस टाइम इंटरवल dt के अंदर,
ठीक है क्या? तो ये हो गया आपका टोटल चार्ज, है ना। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर dl की वैल्यू निकालना चाहते हैं, और अपन ने भी पढ़ा था कि सारे चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं और उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो इस dl लेंथ की बात करें तो dl कितना होगा, डिस्टेंस बराबर होता है आपके पास वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि vd इनटू टाइम कितना लिया अपन ने, dt। तो आपके पास जो टोटल चार्ज q आ गया, मान लीजिए इसको q लिख देते अपन, तो कितना हो जाएगा na, dl की जगह क्या लिखो, vd dt इनटू e, vd dt इनटू, ठीक है क्या? तो ये हो गया आपका टोटल चार्ज, और q बाय dt को इधर ले आते हैं अपन, तो हो गया n e a v d, और चार्ज अपॉन टाइम पे कहलाता है आपके पास करंट कहलाता है, यानी कि I की वैल्यू होगी n e a v d। तो ये करंट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर I बराबर n e a v d, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखना n की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्या आपके पास नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, v d ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि जो चार्ज किस स्पीड से मूव कर रहे हैं वो हो गया आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो आपके पास करंट की वैल्यू आती है I बराबर n e a v d, काफी इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं इस फॉर्मूले से, I बराबर n e a v d से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली था आज आपने जो पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट ना हो तो करंट की वैल्यू जीरो क्यों होती है, पर अगर उसी सोर्स के अक्रॉस आप या उसी कंडक्टर के अक्रॉस आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से जो करंट की वैल्यू आएगी वो आती है I बराबर n e a v d। ठीक, ओके स्टूडेंट्स।